प्रथम वर्ष कला हिंदी के छात्रों के लिए कवयित्री बहनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय की ओर से जो किताब रखी गई है उसका नाम है कथा संचयन। और इस किताब में जो कुल मिलाकर 10 कथाएं रखी गई है उनमें से पहली कथा है इसका शीर्षक है सद्गति और इस कथा के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। हिंदी साहित्य के भीतर मुंशी प्रेमचंद जी का स्थान विशिष्ट पहचान रखता है। प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध रहे। प्रेमचंद जी ने जो साहित्य लिखा है वो आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी साहित्य। प्रेमचंद जी कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार, अनुवादक आदि के साथ साथ संपादक के रूप में भी प्रसिद्ध रहे। हंस, माधुरी, जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन प्रेमचंद जी ने ही किया है। प्रेमचंद जी ने जो उपन्यास लिखे उन उपन्यासों में प्रसिद्ध रहने वाले उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन, गोदान और उनका एक अधूरा उपन्यास है जिसका नाम है मंगलसूत्र आदि उपन्यास प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध रहे। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी है जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। ये जो कहानियां हैं 300 के 300 कहानियां एक विशिष्ट प्रकार का संदेश देती है। इन कहानियों में आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी दृष्टिकोण को रखकर प्रेमचंद जी ने कहानियों का सृजन किया है। प्रेमचंद जी की कफन कहानी बहुत प्रसिद्ध रही है। उसमें एक वाक्य याद आता है कि ऐसा बुरा रिवाज है कि जिससे जीते जी तन ढकने के लिए चिथड़ा नहीं मिलता उसको मरने के बाद नया कफन मिलता है। यह समाज की जो मान्यता है उन मान्यताओं पर करारा व्यंग्य है, चोट पहुंचाई है। प्रेमचंद की कहानियों में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का मार्मिक चित्रण किया गया है। आज हम जिस कहानी को पढ़ रहे हैं उस कहानी का शीर्षक है सद्गति। इस कहानी के जो पात्र है आइए उन पात्रों से हम परिचित होते हैं। इसमें का प्रमुख पात्र है दुखी। दुखी उसका नाम है। उसकी पत्नी जिसका नाम है झुरिया, उसे एक लड़की है, साथ ही पंडित घासीराम, पंडिताइन और ये दुखी जिस गांव में रहता है उस गांव में रहने वाला वो गोंड। ये गोंड एक जाति है, उस जाति का वो व्यक्ति है। प्रेमचंद जी ने इस कहानी में भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव का चित्रण किया है कि इस समाज भारतीय समाज में जातीयता का कितना कठोरता से पालन किया जाता था। साथ ही अंधविश्वास, अस्पृश्यता, जातिगत शोषण, जातिगत भेदभाव को दुखी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने इसमें चित्रित किया है। प्रस्तुत कहानी जो है वह प्रेमचंद जी की श्रेष्ठतम यथार्थवादी कहानियों में से एक कहानी है। जाति के भेदभाव के कारण समाज में विषमता निर्माण होती है, जिससे समाज में अस्पृश्यता निर्माण होती है, जो समाज के लिए बड़ी विघातक है। इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है दुखी। यह दुखी जिस जाति में उत्पन्न हुआ है वह चमार जाति है। उसकी पत्नी है झुरिया और एक बेटी है। यह दुखी जिस गांव में रहता है उस गांव में पंडित घासीराम भी रहते हैं। और यह दुखी जो जाति का चमार है वो अपनी बेटिया की सगाई की साइज शगुन पूछने के लिए पंडित घासीराम को अपने घर बुलाना चाहता है। अब देखिएगा उस समय जातीयता का कड़ाई से पालन किया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों का बिल्कुल कड़ाई से पालन किया जाता था। ऐसी अवस्था में यह चमार जाति का रहने वाला यह व्यक्ति पंडित घासीराम को अपनी लड़की के सगाई का साइज शगुन पूछने के लिए बुलाना चाहता है। उसके लिए सारा प्रबंध करता है।
पंडित जी का बैठने का स्थान, पंडित जी को दिया जाने वाला सीधा आटा आदि सारी व्यवस्था वो करता है। और सारी व्यवस्था करके वो अपनी पत्नी जुड़िया से कहता है कि जुड़िया, मैं पंडित जी के पास जाता हूँ और पंडित जी को बुला कर लाता हूँ कि वो हमारी बिटिया के लिए सगाई सगाई की शायद शगुन वो बताएंगे। और ये दुखी पंडित जी को बुलाने जाता है। जब बुलाने जाता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता है। जाते समय अपने साथ एक घास की गठरी भी ले जाता है और उस गठरी को लेकर बिल्कुल सुबह सुबह में उठकर घास की गठरी को लेकर दुखी पंडित जी के पास आता है कि वो अपनी बिटिया की सगाई की शायद शगुन बताने के लिए पंडित जी उनके घर पर आएंगे, ये बता इसके लिए वो वहां पर जाता है। वहां जाने के पश्चात देखता है कि पंडित जी पूजा पाठ कर रहे हैं। बेचारा वहां ही बैठा रहता है। पंडित जी पूजा पाठ करके भांग पीकर 10 बजे बाहर निकलता है और जैसे ही पंडित जी बाहर आते हैं, आने के पश्चात उन्हें दुखी दिखाई देता है। और दुखी ने जैसे ही पंडित जी को देखा, वो बेचारा खड़ा हुआ। खड़ा होकर दुखी ने दूर से ही वो प्रणाम किया और प्रणाम करके वो दुखी पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, बिटिया की सगाई की शगुन सहित पूछना है, आप कब आओगे? बेचारा अनुनय भी नहीं करता है। पंडित जी मना कर देते हैं। तब दुखी और भी विनम्रता के साथ कहते कि पंडित जी, आप समय निकालिएगा और देखिए, मैं आते समय ये मेरे साथ ये घास की गठड़ी भी लेकर आया हूं। और पंडित जी को वो बताता है। पंडित जी कहते कि देखो, अभी तो मुझे समय नहीं है, देखता हूं शाम तक अगर मुझे छुट्टी मिल जाए तो मैं आऊंगा। पर एक काम करो दुखी, तुम आए हो तो कुछ काम करो। अब देखिएगा ये पंडित जी क्या करते हैं। ये पंडित जी उस दुखी को एक साथ 5 काम बोल देते हैं। पहला काम, ये जो घास तुम ले आए हो इसको गाय को डाल दो। आंगन की पूरी झाड़ू लगा दो। जो बैठक है उसको गोबर से लीप दो और आंगन में जो लकड़ी पड़ी है उस लकड़ी को चीर दो। और एक 5वां काम वो पंडित जी उससे कहते कि खलियान से भूसा उठाकर भूसोल में रख देना। ये इतने 5 काम पंडित जी उनको बोल देते। बेचारा दुखी ने जैसे पंडित, क्योंकि दुखी के मन में ये आशा थी कि ये मैं इनके सारे काम अगर मैं कर दूंगा तो ये मेरी बिटिया की सगाई की शगुन शायद शगुन बताने के लिए मेरे घर पर आएंगे, ये उसको आशा है। बेटी का बाप क्या न करता। उसने तुरंत पंडित जी ने जो बातें बोली थी उन बातों का अमल किया। सुबह ही घर से निकला था, बिना खाए पिए निकला था। उसने सारे घर की झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लिपा और उसके बाद दुखी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी चीरने लगा। जब उस लकड़ी को वो काट रहा था, चीर रहा था, तो उस लकड़ी में एक मोटी सी गांठ थी। दुखी उस गांठ को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर वो गांठ जस की तस ही रहती है। ये लकड़ी की गांठ नहीं है, ये परंपरा की गांठ है कि जिस परंपरा की गांठ को बहुत कोशिश की दुखी ने तोड़ने की, पर वो टूट नहीं पाई। कोशिश करता है, वो कुल्हाड़ी से बार बार वार करता है, पर वो गांठ टूटती नहीं है, लकड़ी चीरी नहीं जाती है। दुखी चीलम और तंबाकू चाहता है। फिर वो उसके मन में भावना आती कि ये तो ब्राह्मणों का घर है, यहां पर कहां चिलम जाती होगी, चिलम तंबाकू होगी यहां पर। फिर वो क्या करता है, उस गांव में रहने वाला एक गोंड जाति का एक व्यक्ति जिसका घर था, वो उसके घर पर जाता है और जाकर उसके पास से तंबाकू और चिलम ले आता है। तंबाकू और चिलम तो गोंड के हाथ से मिल गई, पर उस चिलम को जलाने के लिए आग की आवश्यकता थी। इसलिए दुखी क्या करता है, पंडित जी से कहता है कि पंडिताइन से मुझे अगर ये चिलम के लिए आग मिल जाएगी तो अच्छा होगा। और जैसे वो आग लेने के लिए अंदर जाने की कोशिश करता है, पंडिताइन बाहर आती है और वो गुस्से से कहती है, तुम क्यों अंदर आ रहे हैं?
दुखी वहीं बैठ जाता और बैठकर वो कहता कि पंडिताइन जी, मुझे थोड़ी आग चाहिए थी, मुझे ये चिलम पीनी है। पंडिताइन गुस्से में आग देती है, और जब वो आग देती है तो देते समय वो जो आग थी, कोयले थे, उनको वो दूर से फेंक देती है। और वो दूर से फेंकने के बाद उसमें से कुछ आग दुखी के सिर पर लग जाती है। इसके लिए भी दुखी अपने आप को ही जिम्मेदार ठहरा था कि मैं निम्न जाति का होकर मैंने इनके पास से क्यों आग मांगी, इसलिए वो आग मेरे सर पे आ गई। दुखी चिलम पीता है। चिलम पीने के बाद मानो जैसे उसमें स्फूर्ति आ गई, वो कोशिश करता है लकड़ी को बाहर से फिर से वो काटने की, पर वो गांठ नहीं फटती। फिर वो क्या करता है कि चलो ये गांठ नहीं फट रही, इसको रहने देते। फिर वो भूसा भरने लगता है। उसेल में से वो भूसा, वहां से भूसा लाकर वो भूसा भरने लगता है। दिन भर से मेहनत कर, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं उसने, भूखा है, पानी तक नहीं पूछा। केवल गोंद के यहां से जो चिलम ने उसको स्फूर्ति ला दी, और स्फूर्ति लाने के कारण वो सारा काम कर रहा है। पंडित जी खाना खाकर घर पर चले गए, बढ़िया सोए। इधर बेचारा वो कोशिश करता रहा। फिर उसने भूसेल घर में भरने लगा। पंडित जी फिर नींद में से उठकर आते और देखते कि दुखी को लकड़ी छीलने के लिए कहते कि दुखी, तुमने लकड़ी छीली नहीं, वो गांठ तो जैसे की वैसे दिख रही। और जब दुखी इस तरह की लकड़ी छील रहा, तो उस समय वहां से वो गोंड आता है और कहता है कि वह मना करता है कि दुखी, अरे ये लकड़ी क्यों चिरा, तुझे, तेरे को इन्होंने खाना वगैरह दिया या नहीं? इस तरह के ये लोग हैं कि दिन भर काम करा लेंगे पर खाना नहीं देंगे, क्यों लकड़ी छीलना था? पंडित जी उसको कहते कि नहीं, तुम ये कुल्हाड़ी लो, कुल्हाड़ी से लकड़ी छीलो। कुल्हाड़ी से उस गांठ पर बार बार प्रहार करता है, कोशिश करता है। पंडित जी उसको धमका देते हैं, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो फिर शगुन सहित मैं कैसे निकालूंगा? बेचारा दुखी दिन भर से भूखा प्यासा होकर लकड़ी को चीरने का कोशिश करता है, प्रयास करता है, बार बार कुल्हाड़ी से प्रहार करता है। भूखा प्यासा दुखी चक्कर आकर वही गिर जाता है। गिरने के बाद वहां पर उसकी मौत हो जाती है। दुखी की मौत की खबर जैसे ही फैलती है, वो जो गोंड है, वो गोंड ये कहता है कि इसकी लाश यहां से उठाई नहीं जाएगी, पुलिस में रपट ली जाएगी। क्योंकि गोंड जानता था कि दुखी तो अपनी बिटिया की सगाई की शायद शगुन पूछने के लिए आता। दिन भर उससे काम करवाया, खाने को नहीं दे, बेचारा भूखा प्यासा था, चक्कर आकर वही गिर गया, मर गया वह। और दुखी के मौत की खबर जैसे ही दुखी की पत्नी झुरिया को पता चलती है, उसकी पत्नी झुरिया और लड़की और मोहल्ले के अन्य स्त्रियां वे वहां पर आती है, और आने के पश्चात वह दुखी की लाश को देखती है तो भरकस रोने लगती है। मोहल्ले की अन्य स्त्रियां भी आकर रोने लगती है, और वो बेचारी रात भर वहां पर रोती रहती है। उन औरतों का रोना पंडिताइन के लिए मनुष्य लगता है। कहती कि कहाँ की औरत है, दिन भर रात भर से ये गला फाड़ रही है, सोने नहीं दे रही है। मानवता यहां पर चूर चूर होती हुई दिखाई दे रही है। दुखी की लाश आंगन में पड़ी हुई है, वो स्त्रियां रो रही है, रात भर रो रही है। और पंडिताइन अपने पति पंडित से कहती कि कैसे ये मर गए, यहाँ पर मरने के पश्चात इसकी लाश को उठाकर ले जाने की बजाय यहाँ पर रात भर विलाप करती रही, मनुष्य जैसे ही रोती रही। फिर पंडित घासीराम क्या करते, सूरज उगने से पहले ही मृत दुखी के पैर में रस्सी डालकर उसकी उस लाश को घसीटते हुए गांव से बाहर फेंक कर आता है। और जैसे वो गांव से बाहर फेंक कर आता है, दुखी की लाश गांव से बाहर पड़ी हुई है, और उस लाश को कुत्ते, कौवे, गिद्दे नोच नोच कर खा रहे थे। मानो दुखी को सदगति मिल गई। इस तरह इस कहानी में प्रेमचंद ने जाति भेदभाव के कारण किस तरह की क्रूरता उस समय उच्च वर्णीय लोगों के भीतर थी, इसका चित्रण प्रेमचंद ने इस कहानी में किया है। तो इस तरह इस कहानी का शीर्षक सदगति
उसकी लाश को कौवे गिद्ध खाकर मानो उसको सदगति मिल गई है, ऐसा कहकर प्रेमचंद जी ने इस कहानी को समाप्त किया। तो यहाँ पर यह कहानी समाप्त होगी। आज के लिए इतना ही। अगली कहानी हम अगले तासिका